तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक अमेरिकन फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म को जिसको डायरेक्ट और एडिट किया है हार्वी एस्किन्स ने। इस मूवी को लिखा और प्रोड्यूस किया है रायन मैककॉय ने, जिन्होंने मूवी के अंदर खुद एक्टिंग भी करी है। इस मूवी का नाम है एविडेंस, जिसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई गई हैं। मूवी की जो एंडिंग है वो काफी भयानक है और काफी बढ़िया है। और देखो फाउंड फुटेज हॉरर स्टाइल है तो मूवी तो देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगी ही। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे पिन्ड कमेंट में दे दूंगा। कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम रायन नाम के एक लड़के को अपने कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हुए देखते हैं, जिसके साथ वो अपने दोस्त ब्रेट के घर पहुंचता है। और वहां जाकर हमको पता चलता है कि रायन एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, जिसके अंदर वो ब्रेट को मेन कैरेक्टर रखकर कैंपिंग के अराउंड ही डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। अब इस कैंपिंग पर रायन और ब्रेट दोनों ही अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जाएंगे और इसी की डॉक्यूमेंट्री रायन बनाने वाला है। जिसके बाद हम रायन की गर्लफ्रेंड एबी और ब्रेट की गर्लफ्रेंड एशली को देख पाते हैं, जिनको पिकअप करने के बाद कैंपिंग का सामान लेकर ये चारों ही जंगल की तरफ कैंपिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसके लिए चारों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। अब इन सभी पलों को रायन अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा था और वो छोटे से छोटे पल को भी मिस नहीं होने देना चाहता। अब आगे ये जंगल में पहुंचते हैं, जहां पर कैंपिंग स्पॉट फाइनल करने के बाद ये वहां पर अपना टेंट लगाते हैं और एंजॉय करना चालू कर देते हैं। जिसके बाद रात में चारों ही कैंप फायर के पास बैठकर बातें कर रहे थे। और तब हम ब्रेट की बातों से ये समझ पाते हैं कि उसे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा है कि रायन इन चीजों को आखिर रिकॉर्ड क्यों कर रहा है। और ब्रेट को तो कैंपिंग पर आने का इतना मन भी नहीं था। तभी जब ये चारों बैठे हुए थे, उसी वक्त इन्हें जंगल की तरफ से एक अजीब सी तेज आवाज आने लगती है, जिसको सब सुन पा रहे थे। और इससे एशली काफी डर जाती है। हालांकि इन्हें पता नहीं चल पाता है कि ये आवाज कौन निकाल रहा था। और कुछ ही देर के बाद में वो आवाज आना बंद हो जाती है और इसलिए ही ये सभी इसको इग्नोर करके फिर सोने चले जाते हैं। अब अगली सुबह रायन फिर से अपनी रिकॉर्डिंग जारी रखता है और फिर ये सभी जंगल के आसपास वाली जगहों को एक्सप्लोर करने लगते हैं, जिस दौरान इन्हें एक ढलान पर एक बड़ा ही अजीब सा ब्लैक फिगर नजर आता है, जिसे पहली नजर में ही देखने पर इन्हें वो सूखी घास का ढेर लगता है। पर तभी वो ब्लैक फिगर वहां से चलकर चला जाता है, जिसको देखकर इन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो किसी भी तरह का एक जानवर नहीं था। और अगर वो था तो इतना बड़ा क्रीचर जो कि दिखने में इतना अजीब और डरावना है, इसको सोचकर ही उन्हें काफी डर लग रहा था। अब उस क्रीचर को देखकर ये सभी डर जाते हैं और ब्रेट तो रायन को अभी ही कैंपिंग खत्म करके वापस लौट चलने के लिए बोलता है, जिस पर रायन कहता है कि तुम सभी ऐसे ही घबराते रहो, हो सकता है कि वो सच में कोई जानवर होगा जो कि इतनी दूरी से अलग दिख रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जंगल के अंदर कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि वहां ऐसी कोई चीज हो सकती है। सभी सोचते हैं कि कोई जानवर होगा, लेकिन ब्रेट और दोनों लड़कियों को अपनी आंखों पर बिल्कुल भरोसा था कि वो कोई अजीब जानवर नहीं था और उनको यहाँ से लौट जाना चाहिए। लेकिन रायन की डॉक्यूमेंट्री की जिद की वजह से ये सभी कैंपिंग कंटिन्यू करने के लिए मान जाते हैं। पर तीनों ही रायन की इस जिद की वजह से काफी नाराज थे और अपनी नाराजगी ये कैमरा के सामने भी आकर दिखाते हैं। अब उसी रात ब्रेट एशली से ये कहता है कि उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आखिर रायन क्यों एक फालतू डॉक्यूमेंट्री के पीछे पागल हुआ पड़ा है। और ये चीजें भी रायन रिकॉर्ड करता जा रहा था। जिसके बाद चारों कैंप फायर लगाकर बातें करने लगते हैं कि तभी इन्हें फिर से पिछली रात वाली आवाज आने लगती है और इस बार इसे ये नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। ये सभी अब उस जगह की तरफ देखने लगते हैं जहां से ये आवाज आ रही थी कि तभी इनके पीछे से एक अजीब सा व्यक्ति इनके कैंप फायर के पास आकर बैठ जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आदमी जंगल में भटक चुका है, लेकिन वो उल्टा इनसे ये कहता है कि कहीं तुम चारों जंगल में भटक तो नहीं गए हो। अब उस आदमी को अचानक से अपने इतने करीब देखकर चारों काफी घबरा जाते हैं और वो आदमी भी बड़ी अजीब बातें कर रहा था और फिर वो जंगल के अंधेरे में चला जाता है। हालांकि अब तक जो भी इनके साथ हुआ था वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, लेकिन तब भी इसको भुलाते हुए चारों सोने के लिए चले जाते हैं। जिसके कुछ ही देर के बाद में एबी, ब्रेट और एशले के टेंट के पास आकर ये कहती है कि तुम लोग हमारे टेंट को क्यों बार बार हिला रहे हो। जिसके जवाब में ब्रेट कहता है कि हम लोग अपने टेंट से बाहर ही नहीं निकले, यानी कि कोई और था जो कि यहाँ पर इन्हें परेशान कर रहा था। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये लोग यहाँ पर रुके क्यों हुए हैं, तो ये सब कुछ रायन की जिद की वजह से था। खैर ये सभी चीजें ब्रेट और नहीं झेल पाता और वो रायन से सीधे कहता है कि अब वो और इस फालतू की कैंपिंग और डॉक्यूमेंट्री को नहीं झेलेगा। ब्रेट अब इतना कह ही रहा होता है कि उसी वक्त इन्हें अपने पास किसी के तेजी से भागने की आवाज आती है, जिसको सुनकर सभी कैंपिंग स्पॉट से दूर भागने लगते हैं और आकर अपनी वैन में बैठ जाते हैं।
ब्रेड फिर रायन से कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, जिस पर रायन कहता है कि अभी इतनी रात में ड्राइव करना मुश्किल है, इसलिए सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, जिस पर सभी एग्री करते हैं। लेकिन इनका ये फैसला काफी गलत साबित होता है क्योंकि अगली सुबह ही ब्रेड गायब था और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया, जिसके बाद सभी ब्रेड को ढूंढने लगते हैं और एशली बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गई थी। वो बार बार आकर रायन पे चिल्लाने लगती है, ये कहते हुए कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से है। सभी ब्रेड को पूरे दिन ढूंढते हैं लेकिन उनको वो नहीं मिलता। अब शाम के वक्त रायन को कुछ ही दूरी पर एक बिना कपड़ों का पागल व्यक्ति नजर आता है, जो कि रायन को देखते ही दूर से ये कहकर भगाने लगता है कि भाग जाओ, वो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। जिसके बाद रायन को ब्रेड के जूते और बैग मिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें ब्रेड नहीं मिलता। पर तभी जैसे ही ये लोग अपनी वैन के पास पहुंचते हैं, इन्हें वैन की हालत पूरी बिगड़ी हुई दिखाई देती है। इंजन को पूरी तरह तोड़ दिया गया था और वैन के अंदर भी पेड़ पौधे डाल दिए गए थे, जिससे कि अब इनका वैन से यहाँ से लौट पाना तो बहुत ही मुश्किल था। जिसके बाद थक हार कर रात में सभी वैन में ही सो जाते हैं, ये सोचकर कि अगले दिन वो ब्रेड को वापस ढूंढेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर उसे ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते थे। अब बीच रात में ही इनको एहसास होता है कि कोई इनकी वैन को बाहर से पीट रहा है और फिर फ्रंट विंडो से देखने पर इन्हें वही क्रीचर नजर आता है जिसे कैंपिंग के दौरान इन्होंने सबसे पहली बार देखा था, जिसको शुरुआत में ये लोग घास फूस समझ रहे थे, जो कि सीधा वैन के ऊपर से विंडो पर गिरता है, जो कि साइज में बहुत ही बड़ा और पूरा काला था। जिसको देखकर ये लोग डर से कांपने लगते हैं और सबसे बड़ी गलती करते हुए वैन से बाहर आ जाते हैं, जहां से ये उससे बचने के लिए जंगल के और अंदर भागते हैं और वो क्रीचर इनका पीछा कर रहा था। बेसिकली ब्रेड को इस तरह से उठा लेना और ये सारी हरकतें करना इनको बाहर लाने का तरीका था। खैर कुछ ही देर भागने के बाद इन्हें एक जगह पर खून के निशान नजर आते हैं और वहीं कुछ ही दूरी पर इन्हें रायन की बॉडी मिलती है, क्योंकि वो शायद से भागते वक्त इनसे अलग हो चुका था, जिसके चलते उस क्रीचर ने उसको पकड़ लिया और उसे खत्म कर दिया। और ब्रेड के जूते और बैग मिलना ये भी सबूत था कि वो भी खत्म हो चुका था। अब बात करें रायन के बारे में तो उसे बहुत ही बुरी तरह से खत्म करा गया था। उसके पेट को चीर दिया गया था और उसकी आंतें बाहर आ चुकी थी, जिसको देखकर ही बताया जा सकता था कि इतनी दर्दनाक मौत के पीछे यही क्रीचर है। अब रायन की ऐसी हालत देखकर दोनों लड़कियां रोने लगती हैं और ब्रेड तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, लेकिन ना चाहते हुए भी इन्हें वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इनको तो बचना ही होगा। खैर हम नोटिस करते हैं कि लगातार इनके पीछे वही क्रीचर आ रहा था और फिर ये एक ओपन फील्ड में पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचते ही वहां की लाइट चालू हो गई थी और एक अनाउंसमेंट जैसी आवाज गूंजने लगती है कि जहां पर तुम खड़े हो वहीं पर खड़े रहो और बिना हमारे इंस्ट्रक्शंस के कुछ मत करना और तुम्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन उसी वक्त वहां पीछे से वो क्रीचर आने लगता है, जिसके अगले ही पल वहां पर अचानक से गोलीबारी शुरू हो जाती है और शायद से ये शूटिंग उस क्रीचर को मारने के लिए हो रही थी। खैर अब यहाँ से ये दोनों आगे भागते हैं, जहाँ पर कुछ घरों से गुजरने के बाद ये एक फैक्ट्री जैसी जगह पर आ गए थे, जहाँ पर इन्हें एक पेशेंट के कपड़ों में एक पागल आदमी नजर आता है, जो कि इनसे कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बताऊंगा। लेकिन उसके पीछे चलने पर इनके ऊपर एक दूसरा आदमी हमला करता है, जो कि पूरी तरह से पागल था और वो इनको काटने की कोशिश करता है, जिससे पहले ही उसे कोई शूट कर मार डालता है। जिसके बाद हम वहां पर एक कमांडो जैसे व्यक्ति को देख पाते हैं जिसे उसने शूट किया था और वो इन्हें अपने पीछे आने के लिए कहता है, वो इनको बचाने आया था। अब वहां से ये एक हेडक्वार्टर जैसी जगह पर आ जाते हैं, जहां पर हर तरफ लाशें थी और ये सभी बातें वो कमांडो किसी को वॉकी टॉकी पर लगातार बता रहा होता है। अब उन्हें वहां पर एक लेडी भी मिलती है, जो कि वहीं पर काम करने वाली जैसी लग रही थी और उसे भी ये साथ ले लेते हैं। अब इसी बीच इनके ऊपर कई बार कई पागल व्यक्ति हमला करते हैं, जो कि बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह बर्ताव कर रहे थे और किसी तरह उनसे बचते हुए ये आगे बढ़ते जाते हैं। और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि शुरुआत में इन लोगों के बॉनफायर के पास एक पागल व्यक्ति आ गया था, तो शायद से वो इनमें से ही कोई होगा, यानी कि वो तो स्टार्टिंग से यहीं पर रहता होगा और वो इन लोगों को देखकर सोच रहा था कि शायद ये लोग रास्ता भटक गए हैं। खैर अब यहाँ पर मूवी का सबसे अजीब और डिस्गस्टिंग सा सीन आता है, जिसके अंदर हम एक औरत को देख पाते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी और खत्म हो गई थी और उसके शरीर के अंदर से एक अजीब सा क्रीचर बाहर आ रहा था, जो कि किसी स्पाइडर और क्रैब जैसा था। और ऐसे ही एक क्रीचर को बस 1 मिनट पहले उस कमांडो ने शूट करके खत्म किया था, जो कि इनकी तरफ इन्हें काटने के लिए बढ़ रहा था। अब कमांडो ये देखकर ये कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये लोग इतने गिर जाएंगे, यानी कि ये जो कुछ भी हो रहा था वो किसी इंसानी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। फिर वहां पर आगे जाने पर इन्हें कई लोग दिखाई देते हैं, जो कि इनकी तरफ ही कार लेकर आ रहे थे और लगातार गोलियां भी बरसा रहे थे, जिनको देखकर इन्हें वहां से तुरंत ही भागना पड़ता है। और इसी दौरान इनके पास एक बॉम्ब फेंका जाता है, जिसके अंदर ये 3 लोग तो बच जाते हैं, लेकिन वो लेडी जो कि इनको कुछ ही देर पहले मिली थी, यानी कि वो काम करने वाली लेडी, वो बिल्कुल नहीं बचती और उसकी बॉम्ब फटने की वजह से दर्दनाक मौत होती है। और इससे भी बुरी मौत तो आगे एबी की होती है, जहां पर उस पर पीछे से कोई शूट कर देता है और उसका पूरा सर फट जाता है।
और जब एशली उस आदमी की तरफ कैमरा फोकस करती है तब वो ये नोटिस करती है कि उस आदमी को अब वही क्रीचर मार डालता है। इसी दौरान वो कमांडो भी इनसे अलग हो गया था एंड प्रोबेबली वो भी खत्म हो गया होगा। अब किसी तरह से एशली उस फैक्ट्री एरिया से बाहर आती है जहां पर सुबह हो गई थी और उसे अपने ऊपर कई मिलिट्री के फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स नजर आते हैं जो कि जमीन की तरफ निशाना लगाकर लगातार ही फायर करते जा रहे थे। मे बी ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां पर एक से ज्यादा क्रीचर्स होंगे या फिर वो क्रीचर बहुत ही तेज होगा जिसके चलते वो लोग उसको मार रहे थे। फिर एक हेलीकॉप्टर एशली के पास आता है और उसमें बैठे कमांडोज एशली को हेलीकॉप्टर के अंदर ले लेते हैं और उसको बचा लेते हैं, जिसके बाद एशली से वो कैमरा छीन लिया जाता है और उसके अंदर वो सारी जो रिकॉर्डिंग थी वो ले ली जाती है जो कि उसने और रायन ने रिकॉर्ड करी थी। अब आगे हम नोटिस कर पाते हैं कि कमांडोज उस फैक्ट्री एरिया में जाकर कई अजीब क्रीचर्स और ज़ॉम्बी जैसे लोगों को मार रहे थे, जिसके अंदर कुछ पागल डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि शायद से ये सब डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे होंगे जिनके दिमाग हिल चुके थे। अब मूवी की एंडिंग सीन में हम फाइनली उस मेन क्रीचर के चेहरे को देख पाते हैं जो कि इनका लगातार पीछा कर रहा था और वो दिखने में किसी भयानक एलियन जैसा था। और बूम, इसी के साथ में एविडेंस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एविडेंस फिल्म की कहानी। अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि रायन जो था ना वो क्रेजी नहीं था और वो डॉक्यूमेंट्री ऐसे ही नहीं बना रहा था। उसने यहाँ पर कैंपिंग करना, इस फॉरेस्ट को ऐसे ही नहीं चुना था। माइट भी उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस एरिया के बारे में रूमर सुने होंगे कि वहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब सा होता है, जिसके चलते वो अपने दोस्तों को भी वहाँ पर लेकर आ गया था, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पर खाली एशली बच पाई और मुझे नहीं लगता कि वो इस ट्रॉमा से अब कभी भी बाहर आ भी पाएगी। अब बात करें कि यहाँ पर चल क्या रहा था, तो मेरे हिसाब से ये एक सीक्रेट मेडिकल फैसिलिटी या फिर एक्सपेरिमेंट फैसिलिटी हो सकती है, जहाँ पर कभी ना कभी कोई ना कोई क्रीचर आकर गिरा होगा या फिर कुछ ना कुछ हुआ होगा, या फिर इन्होंने किसी इंसान के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर कर उसको बनाया होगा, जिसके चलते वो यहाँ पर इंसानों के साथ में संभोग भी कर रहा था। तभी तो वहाँ पर जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसके अंदर अजीब से क्रीचर बाहर आ रहे थे। अब यहाँ पर देखो अलग अलग तरह के पेशेंट्स भी होंगे जिनके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए थे, तभी तो वहाँ पर इतने सारे पागल लोग थे। लेकिन वहाँ की करंट कंडीशन देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ के सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑलमोस्ट फेल हो गए थे। साथ में जो पागल डॉक्टर को हमने बीच में देखा था वो ये बताता है कि यहाँ पर कुछ डॉक्टर छुपकर बहुत ही डेंजरस और अननेचुरल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिसका नतीजा ये आया था। इनफैक्ट उस कमांडो ने ये कहा भी था कि मुझे नहीं लगा था कि ये लोग इतना गिर जाएंगे। हो सकता है कि गवर्नमेंट के पैसे को लेकर इस आड़ में ये लोग गलत एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। एंड आई एम 100% श्योर कि रायन को ये बातें पहले से पता थी। उसने कहीं ना कहीं से ये चीजें सुनी होंगी, क्योंकि नॉर्मल कैंपिंग की डॉक्यूमेंट्री का कोई सेंस नहीं बनता। और हमने मूवी की शुरुआत में गौर भी किया था कि वो जंगल से जाना नहीं चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने चीजें देखी, बहुत सारी चीजें नोटिस करी, लेकिन उसने सबको इग्नोर किया। एंड वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के बहाने ही ये सारी चीजें रिकॉर्ड करना चाहता था, जिसको एंड में मिलिट्री ने ले लिया था। अब बात रही ब्रेट की कि ब्रेट का क्या हुआ होगा, तो आपको तो हालात देखकर समझ ही आ गया होगा कि वो मर गया होगा। यानी कि यहाँ पर जैसे बाकियों के साथ हुआ उसके साथ भी सेम चीज हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। देखो मूवी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, काफी बढ़िया थी। आई मीन जो कॉन्सेप्ट है एंड में वो काफी बढ़िया है। और वैसे भी फाउंड फुटेज टाइप की जो हॉरर मूवीज होती है ना वो काफी बढ़िया रहती हैं। बाकी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसको जरूर देखना। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट दोनों में दे दूंगा, जाकर सपोर्ट करो। काफी बढ़िया फिल्म है ये। तो चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए